क्योंकि उसे लगा कि युनबो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। युनबो के लिए वह इस मूर्ख को समझाने का तरीका नहीं जानती थी, लेकिन वह पहले ही दूर जा चुका था। वह दोनों गुस्से में थी और इस मूर्ख के साथ खुद पर दया महसूस कर रही थी कि वह रो पड़ती थी, लेकिन युनबो अभी भी जैग्यू के बारे में सोच रही थी। इसलिए अगली सुबह जल्दी वह दरवाजे पर ताला खोलने वाले की प्रतीक्षा। वह यहाँ सिर्फ जैग्यू के लिए उस दिन के गलतफहमी के बारे में बोलने आई थी, इतना कि वह माफी मांगने के लिए घुटने टेक दी और यहाँ तक कि पैसे भी दिए ताकि वह जैग्यू के खिलाफ मुकदमा वापस ले लेकिन यह जिद्दी लड़का सुंदर लड़की की थोड़ी भी इज्जत नहीं करता था और सीधे मना कर दिया। संयोग से युनबो ने पाया कि यह लड़का उस गायक का आदर्श मानता है। हालांकि पहले उसके और उसके माता पिता के बीच भारी बहस हुई थी। प्यार के कारण युनबो ने फिर भी अपनी मां को फोन किया। सोचती थी कि उसके माता पिता बहुत कठोर होंगे, लेकिन उनकी कीमती बेटी को सुबह जल्दी फोन करते देख पिता और मां दोनों पूरी तरह जाग गए और हकलाए बिना कुछ कह नहीं पाए। युनबो ने बस संक्षेप में फोन किया और मां से मदद मांगी और फिर फोन काट दिया। जैग्यू जानता था कि युनबो ने उसकी मदद के लिए खड़ा हुआ था, इसलिए वह तुरंत उसके घर भागा। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मेरे सामने ठंडे क्यों रहते हो? जैग्यू अब शांत नहीं रह सका और युनबो से सीधे पूछा। इतने लंबे समय तक दबाए गए सारे जज्बात युनबो को रोते हुए फूट पड़ने पर मजबूर कर दिए। पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें दूसरी लड़की के साथ देखा। मैंने अचानक जैग्यू ने कहा कि उसने युनबो की भावनाओं का इंतजार छोड़ दिया है, जिससे वह ठंडी पड़ गई। सोचती थी कि उसने काफी सहन किया और उसका इंतजार छोड़ दिया, लेकिन अचानक जैग्यू ने कदम बढ़ाया, अपने हाथ से युनबो के गाल को छुआ और उसके होठों पर एक आश्चर्यजनक चुंबन रखा। पता चला कि इस मूर्ख का मतलब था कि वह युनबो से प्यार करने के लिए इंतजार नहीं कर। जैसे जब जून की मां ने छोटे लड़के को जैग्यू को दिया, उसे पालने के लिए कहा। उस समय जैग्यू एक हाई स्कूल का लड़का था जो खुद का भी ख्याल नहीं रख सकता था। फिर अचानक उसे एक लाल रंग के बच्चे का अनिच्छुक पिता बनना पड़ा। जैसे अभी जब ये मूर्ख लड़का अभी भी सोच रहा था कि युनबो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन उसकी जलन से भरी रोती भावनाओं ने उसे इतना। जब दोनों ने इस चमकते बंदरगाह के बीच में जोश से भरे चुंबन का आदान प्रदान किया, युनबो घबरा गई क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अभी अभी उस चुंबन में डूब गई थी। इस बार भागने वाला व्यक्ति जैग्यू नहीं था, बल्कि यह मजेदार लड़की थी, जिससे जैग्यू को उसे पकड़ने के लिए थोड़ी देर तक पीछा करना पड़ा। आमतौर पर वह ऐसा नहीं करता, क्योंकि एक आदमी का जलता हो जो उत्साह पैदा करने वाला था वह भी जिम्मेदारी का हिस्सा था। तो चलो अब इस बारे में बात नहीं करते। युनबो दरवाजे के पीछे खड़ी थी, चुंबन के बाद अभी भी हंस रही थी और बड़े बच्चे जैग्यू को प्रोत्साहित कर रही थी। आओ दरवाजा खोलो ताकि हैंडसम लड़का अंदर आ सके। अब भी शर्माती क्यों हो? लेकिन मुझे बताना होगा कि वह लड़की कौन है। महिला होने के नाते सच कहूं, पता चला कि युनबो को जलन करने वाली लड़की असल में जून की मां थी। इस बार जैग्यू ने जल्दी से झूठ बोला कि वह बीमा एजेंट थी जो उसका पीछा करती रहती थी, लेकिन वास्तव में जैग्यू ने उसे मृत समझा क्योंकि वह दशकों से बिना अलविदा लिए चली गई थी। इस जोड़े की प्रेम कहानी पर वापस, क्योंकि जैग्यू बहुत निडर था। अब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होकर बहुत अजीब लगा। मैं अभी भी 2 साल इंतजार करूं, है ना? लेकिन क्या हमें कोई छुट्टी मिलती है? बड़े बच्चे जैग्यू पहले ही उसके दिल पर दावा कर चुका था, बस इन 2 सालों के इंतजार के खत्म होने का इंतजार कर रहा था ताकि वे साथ हो सके। फिर भी मंचों को जलाने के लिए छुट्टी मांग रहा था। कितना चालाक! मेरी मातृभूमि में लोग तुम्हारे जैसे लड़कों को जंजीरों में बांध देते हैं। लेकिन युनबो की मां मिस नानशी और इंतजार नहीं कर सकती थी। मिस नानशी ने लीजून पर दबाव डाला ताकि युनबो को जल्द से जल्द घर लौटने के लिए मजबूर किया जा सके। सौभाग्य से इस बार दोस्त ने अपने सबसे अच्छे दोस्त के प्रेम जीवन को खराब नहीं किया, इसलिए जोड़े के लिए अधिक समय खरीदा। ओह भगवान, कितना डरावना! सुबह जल्दी बड़े बच्चे जैग्यू फूलों के खेत के बीच में। सच है कि जब प्यार होता है तो कोई सामान्य नहीं रहता, लेकिन जैग्यू को इस तरह प्यार करते देख गपशप करने वाली महिलाएं डर गईं कि वे जल्दी कब्र में चली जाएंगी। जैग्यू इतना प्यार में डूबा था कि वह भूल गया कि उसका भतीजा भी डेटिंग उम्र में है। अंकल, क्या आप आगामी पिकनिक के लिए स्वादिष्ट गलबी बना सकते हैं? जून ने अपनी क्रश का पसंदीदा खाना मांगा, लेकिन लगाता। वास्तव में अंकल की डेट टीचर बम के साथ थी। अंकल और भतीजा इस स्तर पर हर आदमी अपने लिए। आज अंकल ली जून अपने स्कूल आए, बहुत हैंडसम लग रहे थे और मिजियन वो सबसे जोर से ताली बजा रहा था। ये भतीजा जून गड़बड़ कर रहा है, यह अपने अंकल का घर जलाने जैसा ही है। जो थोड़ी देर पहले मुस्कुरा रहा था, जैग्यू अब बंदर की तरह सिकुड़ा हुआ चेहरा लिए था।
लेकिन जब उसका भतीजा उसे उकसाता था, युनबो जैग्यू से ज्यादा बेहतर नहीं कर रही थी। भोजन के दौरान उसके सहकर्मी उसके जज्बातों का मजाक उड़ाते और नकारात्मक बातें फुसफुसाते रहे, और ये लोग उस दिन की लड़की के साथ घटना के बारे में बुरी बातें कहते रहे। युनबो इतना गुस्सा हुई कि वह अपना चावल निगल नहीं सकी। उसने अपनी चॉपस्टिक्स मेज पर जोर से पटक दी ताकि अपने राजकुमार का बचाव कर सके, लेकिन टीचर बम ने जैग्यू की कहानी कैसे जान ली। बहुत जोर से बोलने के कारण युनबो पूरी तरह भूल गई कि उसने जैग्यू के साथ अपने रिश्ते को अभी तक सभी के सामने सार्वजनिक नहीं किया था। अच्छी नहीं दिख रही थी, इसलिए वह विषय बदलकर पहले पिकनिक पर चली गई। युनबो के इस गुप्त भाव को देखकर बहन ही सुख को जिज्ञासा हुई। हाल ही में तुम और सुंदर लग रही हो, जैसे कोई डेट के लिए तैयारी कर रही हो। बात करते हुए बहन ने युनबो और जैग्यू के रिश्ते के बारे में छानबीन की सही निशाने पर लगाना। युनबो नहीं जानती थी कैसे जवाब दे। सौभाग्य से पिकनिक पर कहना एक बात है, लेकिन जब जैग्यू की फैक्ट्री का दौरा किया, वह सिर्फ अपने प्यारे पति को ढूंढने में लगा था। ओह फिलिप, हवा की गति अब स्थिर है। जैग्यू के सहकर्मी जब शिक्षक ने उसके बारे में पूछा, थका हुआ चेहरा बनाया और वॉकी टॉकी में कॉल किया। पता चला कि दिखावा करने वाले जैग्यू ने यह पहले से योजना बनाई थी। जैसे ही सहकर्मी ने अपना वाक्य खत्म किया, जैग्यू पहले से ही पवन टरबाइन पुल पर खड़ा था, रस्सियों की तैयारी कर रहा था। जैग्यू ने लड़की को दिखाने के लिए सबसे ऊपर से नीचे तक जिपलाइन स्टंट किया। यह हास्यास्पद लग रहा था, लेकिन युनबो सबसे जोर से ताली बजा रही थी। आपको कैसा लग रहा है, मिस युनबो? स्पष्ट था यह छात्रों के लिए पिकनिक थी, लेकिन अंकल जैग्यू ने कर कि युनबो अभी तक उसके हुनर से प्रभावित नहीं हुई है। समूह को अपने सोलर पैनल क्षेत्र का दौरा कराने ले गया। यहाँ हमें एहसास होता है यह लड़का वास्तव में उतना मूर्ख नहीं है जितना दिखता है। जैग्यू की विशेषज्ञता शीर्ष स्तर की है, क्योंकि उसने सेजिन के मुश्किल सवालों का प्रवाह से जवाब दिया। आपको कैसा लग रहा है, मिस युनबो? फिर से जैग्यू ने युनबो से शिक्षक से पर्याप्त प्रभावित नहीं हुए है ना? फिर उसने अपना अंतिम पत्ता खेला। समूह को पावर कंपनी के सीईओ के कमरे के दौरे के लिए ले जाया गया। क्या बात है? जैग्यू, जो अभी कुछ समय पहले बच्चों के साथ कामगार की यूनिफॉर्म पहने था, अब पूरी सूट में सजा हुआ, बाल चमकदार, पीछे कंघी किए सीईओ के कमरे में खड़ा था। क्या तुम्हारा अंकल सीईओ है? इस बार युनबो पता चला कि यह मूर्ख लड़का वास्तव में इस पूरी पावर कॉरपोरेशन का सीईओ था। वाह, क्या तुम्हें पता है इस सूट किस सामग्री का बना है? ये पति सामग्री है। जैग्यू के अधीनस्थ की मदद से वह लड़का कान से कान तक मुस्कुरा रहा था। लगातार मजाक और शिपिंग की जा रही थी। युनबो केवल सेजिन की बांध पकड़कर मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सकती थी। अब तक जान पहचान लड़की की मनोविज्ञान को समझना वास्तव में मुश्किल है। बहन ही सुख भी ऐसा ही है। अभी हाल ही में उसने कहा कि जीन वूक का प्रशिक्षण देखना आंखों का तावीज था, लेकिन अब वह एक और लड़के से मिलने के लिए सजा हुई है। अंकल जीन वूक को भी उसके दोस्त ने उकसाया, जिससे उसका प्रेम जीवन और खराब हो गया। वापस जैग्यू की आश्चर्यजनक पिकनिक पर जून, क्या यह पिकनिक अद्भुत है? मुझे जैग्यू एक प्रतिभाशाली सीईओ और अब एक बारबेक्यू शेफ भी है। जब भी हमारी नजरें मिली, उसकी आंखें केवल अपनी गुलाबी युनबो पर टिकी थीं। युनबो डरती और नजरें हटा लेती, इसलिए जैग्यू ने आधा पकाया हुआ मांस छोड़ दिया और अपने प्यार के पीछे भागा। भतीजा जून भी अलग नहीं था। जब उसके दोस्तों ने पूछा कि उसने सेजिन को स्वादिष्ट मांस क्यों दिया, जबकि उन्हें सबसे सस्ता हिस्सा, भतीजे ने लड़की के सामने एक अंक हासिल किया, जिससे उसके दोस्त चुप रह गए। मुझे तुम्हारी ट्यूशन की जरूरत नहीं, और मैं भी डाइट पर हूं। उसने लड़की के लिए सब कुछ दिया, फिर भी वह इतनी निर्दयी ठंडी हो सकती है। सेजिन ने जून की स्वादिष्ट प्लेट के मांस को उन दोस्तों को दे दिया जो उनके बगल में बैठे थे और मुंह खुले थे जैसे वे कई दिनों से भूखे हों। फिर चली गई जैग्यू का के बाद अब अंकल की बारी थी, और वह भी ज्यादा बेहतर नहीं कर रहा था। आज सुबह मेरी महिला सहकर्मियों ने हमारे रिश्ते के बारे में छानबीन की, तो शायद हमें कल की डेट रद्द करनी पड़े। युनबो ने उनके डेट को सख्ती से मना कर दिया। ये बुरी खबर उसके कानों पर बिजली गिरने जैसा था, जिससे अंकल जैग्यू कुर्सी पर गिर पड़ा। उसने इस डेट का इंतजार इतना किया था युनबो को उसे और मना करने नहीं देने के लिए। जैग्यू अचानक खड़ा हो गया। उसने कहा कि वह कल मिलने के स्थान पर उसे लेने आएगा। वह आखिरी मिनट में इसे रद्द नहीं कर सकती, और वही हुआ। अगली सुबह बस 4:30 बजे मुर्गियों के बांग देने से पहले वह लड़का सीधे युनबो के घर चला गया। क्या तुम सच में नहाई नहीं? तुम अभी भी वैसे ही खूबसूरत क्यों हो? युनबो दरवाजा खोलने बाहर आई। बाल अस्तव्यस्त और लगातार जम्हाई ले रही थी,
लेकिन जैग्यू की चिकनी बातों से हंसने लगी। पता चला यह मूर्ख असल में काफी रोमांटिक था, मजाक नहीं। जैग्यू ने इस सूर्योदय देखने की योजना इतनी अच्छी बनाई थी कि वह पूरी रात जागा रहा। दोनों शांति से एक दूसरे के पास बैठे रहे जब तक सूरज लगभग ऊपर नहीं पहुंच गया। युम्बो थक गई और उसके कंधे पर सो गई, फिर भी वह के घंटे मूर्ति की तरह बैठा रहा। बकवास बकवास, परिचित आ रहे हैं। युम्बो घबरा गई और घबराकर जैग्यू की चादर के नीचे छुप गई, बिल्कुल वैसे जैसे वे कुछ संदिग्ध कर रहे हों। पता चला कि वे जैग्यू के सहकर्मी सुबह की कसरत कर। हमने सोचा था तुम्हें अकेलापन लग रहा है बॉस, इसलिए हमने तुम्हारे साथ सूर्योदय देखने का फैसला किया। ये लोग मजाक कर रहे हैं, है ना? जैग्यू का दिल अब ऐसा लग रहा था जैसे छाती से बाहर कूदने वाला हो। जैग्यू को उन्हें भगाने का मौका नहीं मिला। ये लोग उसके ठीक बगल में बैठ गए, जिससे शिक्षक एक भी आवाज नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, उन लोगों ने वह खाना भी देखा जो जैग्यू ने युनबो के लिए पूरी रात तैयार किया था। वे इसे खाने के लिए दौड़, जिससे जैग्यू इतना कड़वा हुआ कि वह रोना चाहता था। सौभाग्य से दोनों अभी तक पकड़े नहीं गए, इसलिए अगली सैर की योजना अभी भी जारी रही। किसी तरह नाश्ते के स्थान पर कदम रखते ही युनबो तुरंत अपने प्रिंसिपल से टकरा गई। वह डर गई और जैग्यू को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह तरफ गिर गया। फिर नाटक किया कि वे यहां सिर्फ संयोग से मिले थे ताकि प्रधान मिसअंडरस्टूड न करे। दोनों को अलग अलग मेज पर बैठना पड़ा, खाने के दौरान केवल एक दूसरे को निराश होकर देख सके। खैर, अगर पहली बार सफल नहीं हुए तो फिर कोशिश करो। दोनों अगले मिलने के स्थान, जो कि मनोरंजन पार्क था, चले। सुख भी उस वकील लड़के के साथ यहां हाथ में हाथ डाले चल रही थी। अंकल जिम्बूक ईर्ष्या कर रहे थे और हमेशा पास पास मंडराते थे, जिससे बहन अपने बॉयफ्रेंड का हाथ खींचकर भाग गई। भागना उन्हें ठीक उसी जगह ले गया जहां युनबो और जैग्यू खड़े थे। वह अभी भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन घबराई जब उसने और परिचितों को देखा, इसलिए दोनों तुरंत पास के भूतिया। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वे गलत जगह छिपे हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युनबो एक महिला कर्मचारी से डर गई जो भूत के रूप में भागी आई थी। उसने सोचा कि वह डर के मारे चिल्लाएगी, लेकिन युनबो ने खूबसूरती से मार्शल आर्ट किया और उस भूत लड़की को डराकर वापस भगा दिया। फिर दोनों जल्दी से उस जगह छिप गए जहां भूत लड़की छिपी थी, ताकि उस जिज्ञासु ही सुख को हटा। इसी तरह उनकी डेट आंसुओं से भरी खत्म हुई। युनबो का चेहरा उदास दिख रहा था क्योंकि उसे पूरा दिन भागना और छिपना पड़ा, इसलिए उसने उसे एक सुनसान पार्क में ले गया जहां केवल दोनों थे। पूरा दिन बर्बाद कर दिया। अब तक युनबो अकेले उसके साथ खुश होकर मुस्कुरा सकी। दोनों देर रात तक बच्चों की तरह हंसते हुए सीसों पर खेले, बिना महसूस किए विलंबित और जाने से। आह, उस सूट को फिर कभी उस दिन की तरह किसी और लड़की के सामने मत पहनना, ठीक है? जाते समय उसने अपनी सीमा चिन्हित करनी थी। शायद जैग्यू को उस सूट में देखकर बहुत हैंडसम लग रहा था, इसलिए उसने केवल शादी के लिए पहनने को कहा। डेट ऐसे ही खत्म हुई, जबकि दोनों को लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। आज के बाद उन्हें फिर से अजनबी बनना होगा, इसलिए सभी को अफसोस हुआ। दोनों बहुत देर तक गले मिले रहे, बिना यह जाने कि कोई उनकी छाया दूर से देख रहा था। इसी बीच जैग्यू की बहन उसके घर गई और संयोग से जून से मिली, लेकिन कोई आंसू भरी पुनर्मिलन नहीं हुई। उसने नहीं बताया कि वह कौन है, बस जून के हाथ में पैसे की एक मोटी रकम रख दी और कहा, इसे अपने अंकल से न बताना। गुप्त जोड़े पर वापस जैग्यू और युनबो भावुक गले मिले। जब जिम्बो ने उससे विनती की कि वह कुछ भी न देखे, लेकिन मर्दाना जैग्यू ने अलग तरीका अपनाया। वह नायक की तरह शिक्षक के पास गया, घुटनों के बल गिरा और दया की भीख मांगी, वादा करते हुए कि वह शिक्षक की हर मांग पूरी करेगा। शिक्षक ने एक अच्छा मौका देखकर तुरंत मंजूरी दे दी। बो को ली जून के सहायक के बारे में गुप्त जांच करनी पड़ी। जैग्यू को शिक्षक ने एक छिपे कोने में खींचा। सौभाग्य से जिम शिक्षक ने दिन बचाया। उसने दावा किया कि वह गलती से बो से पार्क में मिला था। आंटी सियो संदेहास्पद थी, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसने इसे छोड़ दिया। फिर शिक्षक ने बो को एक कागज दिया और उस पर सवाल पूछे। बो ने उत्सुकता से पूछा कि उसने जैग्यू से क्या शर्त बनाई है, लेकिन शिक्षक चुप रहा। काम के बाद आंटी सियो जिम गईं और एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। जिम शिक्षक और युद्ध देवता जैग्यू के बीच एक तीव्र एकल लड़ाई चल रही थी। एक सख्त संघर्ष के बाद जैग्यू शिक्षक से हार गया। पता चला कि यह चुप रहने की कीमत थी। जैग्यू को शिक्षक से हार माननी पड़ी ताकि आंटी सियो को प्रभावित कर सके। शिक्षक को राक्षस को हराते देख आंटी सियो दंग रह गई। स्थिति का फायदा उठाते हुए शिक्षक ने जैग्यू फर्श पर पड़ा, दिल दुख रहा था और आंसू बह रहे थे,
लेकिन उसे अपना अभिमान निगलना पड़ा क्योंकि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। केवल एक दिन दूर और वो जैग्यू को बेतहाशा याद कर रही थी। वह कुत्ता लेकर घूम रही थी, सपनों में खोई, सोच रही थी कि उसका उपहार हीरा की अंगूठी है या लग्जरी चैनल की खुशबू। विचारों में खोई वह चलते हुए साइकिल से टकरा गई और किस्मत दोनों से मिलते ही शब्द युद्ध में उलझ गए। वो ने बहन के छोटे डिजाइनर बैग का मजाक उड़ाया, जबकि बहन ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी की कि गरीब बो के पास ऐसे सामान खरीदने के पैसे नहीं होंगे। बो, जो अभी भी इसे जिद्दी बीमा एजेंट मानती थी, जोर से चिल्लाई कि वह जैग्यू को अकेला छोड़ दे। बहन ने मुस्कुराते हुए कहा कि जैग्यू एक झूठा है और बो से कहा कि वह सच जानना चाहता। बात करने के बाद वह टैक्सी में बैठ गई और चली गई। दोनों सड़क के बीच में स्तब्ध रह गए। दूसरी घटना में जून उदास था क्योंकि उसकी क्रश सेजिन ने बारबेक्यू घटना के बाद पूरी तरह उसे अनदेखा कर दिया था। उसने माफी मांगने के लिए उपहार खरीदने की योजना बनाई। उसके दो सबसे अच्छे दोस्त आर्मचेयर सलाहकार बनकर आए, दावा किया कि उपहार महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन कहानी में मोड़ यह था कि लड़की इतनी शर्मिंदा हो गई कि उसने स्कूल बदल लिया। तभी प्रधान उन्हें याद दिलाने के लिए गुजरा की परीक्षा है। जून अचानक जाग गया। उसे लगा कि उसने वह उपहार खोज लिया है जिससे सेजिन खुश हो जाएगी। उस रात जैग्यू घर आया और देखा कि उसकी बहन ह्युआन द्वारा छोड़ा गया संपत्ति विभाजन समझौता है वह इसे फाड़ने वाला था कि वो कुत्ते के। कुछ समय बाद ह्युवोन एक लाल रंग के बच्चे को लेकर आई, बिना ये जाने कि पिता कौन था। पिता को पागल कर दिया। सौभाग्य से जैग्यू ने बच्चे को रखा, नहीं तो हत्या हो सकती थी। ह्युवोन ने पिता को शराबी और अत्याचारी माना, जिससे उनकी मां ने मौत की तलाश की। उसने जैग्यू से जून को पालने को कहा, जबकि वह सोल में जाकर तीनों का सहारा कमाएगी। उसने दृढ़ता से वादा किया कि लेकिन तब से वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। जैग्यू ने उसे झूठ बोलने के लिए माफी मांगी, लेकिन उसने जून को इसके बारे में बताया तक नहीं था। उसके दिल में यह बहन मृत समझी जाती थी, वह लड़के की मां बनने के लायक नहीं थी। बो ने यह सुनकर आंसू बहाए, फिर भी उसे सलाह दी कि वह जून को सच बताए। लड़का जानने का हकदार था कि उसकी मां जीवित है। जैसे ही जून घर आया, वो तुरंत जाने का बहाना बनाकर निकल गई। अगले दिन गणित की फाइनल परीक्षा के दौरान पूरे क्लास ने सिर नीचे दबा रखा था। केवल 10 मिनट बीते थे। जून ने अपनी पेन नीचे रख दी। सेजिन ने यह देखा और घबरा गई, सोचते हुए कि उसकी प्रतियोगी इतनी अच्छी है। उसने सब कुछ खत्म कर दिया। कड़वा सच भी सामने आया, बहन ह्युआन वापस आई। उसे इतना यथार्थवादी देखते हुए जैग्यू, जो पहले ही अपनी बहन से नाराज था और अधिक क्रोध में आ गया, उस रात एक बड़ा तूफान आया जिसने पूरे मोहल्ले में बिजली गुल कर दी। केवल जैग्यू का घर सोलर पावर सिस्टम की वजह से रोशन था, इसलिए उसका घर अनिच्छा से शरणार्थी शिविर बन गया। लोग टीवी देखने आए, अन्य गपशप करने, बच्चे दौड़ रहे और चिल्ला रहे थे। जैग्यू अभिभूत हो गया क्योंकि उसका आरामदायक घर अब टूटे बाजार की तरह अराजक था। उसने तुरंत मुख्य कमांडर मोड में स्विच किया, आदेश दिए और व्यवस्था बहाल की। आंटी सीओ और जिम शिक्षक खाना बनाने के प्रभारी थे। शिष्य फिलिप बाकी को इकट्ठा करता था और जून सोने की जगह व्यवस्थित करता था। सबसे निम्न रैंक शिक्षक हांग को टॉयलेट साफ करने का काम सौंपा गया, इसलिए पूरा घर आदेश का पालन करता रहा और व्यवस्था बहाल हुई। अचानक समूह ने पाया कि वो गायब है। जैग्यू तूफानी बारिश में बाहर भागा, उसे खोजने घर पर। आंटी सीओ शांत रही, ली जून के सहायक के साथ गपशप करती रही। डिटेक्टिव बो ने पाया कि वह बैचलर स्कैमर है, फिर भी आंटी सीओ उसकी भोली लेकिन दोषी तर्क में विश्वास करती रही। केवल एक बार तलाकशुदा आदमी बैच। उसी समय सेजिन जांच कर रही थी कि शीर्ष छात्र इतनी अच्छी पढ़ाई कैसे करता है। कौन जानता था कि वह जनरल वीडियो गेम खेल रहा था। स्थिति और खराब तब हुई जब जून ने अपनी शर्ट बदली और अपनी 6 पैक मांसपेशियां दिखाई। वह उसके ऊपर गिर गई, उनकी नजरें मिली, चिंगारियां उड़ने लगी। परिणामस्वरूप जून ने अपना कमरा उसके लिए छोड़ दिया और सोफे पर सो गया, जबकि कि यह सगाई की अंगूठी हो सकती है और खो जाना आपदा होगी। जैसे ही उसने बॉक्स पाया, हवा ने एक साइन गिरा दिया जो उसे लगभग उसके पूर्वजों से मिलने भेज रही थी। जब वो जागी तो पाया कि वह ली जून की बाहों में है। उसने तुरंत उसे जैग्यू के घर ले गया। जैग्यू ने उसे देखते ही डांटा कि वह दिमागी नहीं है, तूफान में बाहर जाने की हिम्मत कैसे की। वो आहत हुई, लेकिन जैग्यू ने कहा कि अगर कुछ खो गया तो वह दूसरा खरीद लेगा। अपनी जान जोखिम में मत डालो, अगर साइन सच में तुम्हारे सिर पर गिरा तो। उस गलती की वजह से वह समझ गया। पता चला जैग्यू वही था जो उसके लिए साइन को रोकने दौड़ा और अपने कंधे पर चोट लगी, लेकिन उसने इसे छिपा लिया और ली जून से कहा कि उसे वापस ले जाए, अपने परिजन को खतरे में देखकर। जो
वो घबरा गई और उसे रोना बंद करने के लिए गुणा तालिका पढ़ाना सिखाया। फिर उसे हंसाने के लिए गुदगुदाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। फिर उसने उसके गाल पर एक चुंबन दिया जो वास्तव में प्रभावी था, लेकिन पूरी तरह से हल करने के लिए जैग्यू ने बो को अपनी बाहों में खींचा और एक जोशीला चुंबन से उसके होठों को बंद कर दिया। दिल भर के चुंबन के बाद जैग्यू बो को जून अपने अंकल के कमरे में गया ताकि सेजिन के लिए कंबल ले सके, और विरासत विभाजन समझौता देखा नाम था सन ह्युआन, वह मां जिसे अंकल जैग्यू हमेशा आग में मर चुकी कहता था, अचानक एयरलाइन पर प्रकट हुई। जैसे ही जैग्यू और वो दरवाजे पर पहुंचे, जून कागज हिलाते हुए कांपते हुए पूछा, जिसे तुमने मृत कहा था वह अभी भी जीवित है ना? जैग्यू पूरी तरह ठंडा। जैग्यू ने जून को आश्वस्त किया कि वह सब कुछ बताएगा, लेकिन अब देर हो चुकी है, इसलिए उन्हें सभी को अंदर सोने देना चाहिए। लेकिन जून को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने जैग्यू को दोष दिया कि उसने उसे यह नहीं बताया उसकी मां अभी भी जीवित है। सौभाग्य से यून समय पर आई, इसलिए जून रुका और घर के अंदर चला गया। अगली सुबह जब सभी साथ नाश्ता कर रहे थे, यून बो ने जून कर सिजिन जून के पीछे गई और उसे मिसेस बाकी की 70वीं जन्मदिन पार्टी का निमंत्रण दिया, उम्मीद करते हुए कि वह आएगा। जैग्यू जन्मदिन पार्टी के लिए खाना तैयार कर रहा था जब जून उसी समय वापस आया। जैग्यू ने जल्दी से जून को बुलाया और कहा, अगर तुम्हें कोई सवाल है तो मुझसे पूछो, उन्हें अंदर मत रखो। जून ने सोचा वह व्यक्ति जो उसके सामने खड़ा था, जिसे अपने कमरे में जाते हुए जून ने फैसला किया कि वह कल खुद अपनी मां से मिलने जाएगा और स्पष्टता मांगेगा। अगले दिन जन्मदिन पार्टी हुई। सभी उपस्थित लोग दंग रह गए और प्रशंसा की, क्योंकि उसने इतने सारे स्वादिष्ट व्यंजन खुद ही बनाए थे। वे उसकी तारीफ करते नहीं थके, कहते कि आमतौर पर वह आपदा जैसा दिखता है, लेकिन पता चला वह आदर्श पति था। जैग्यू सभी के लिए उसे अलग ले जाना पड़ा। जैग्यू ने यूनबो से कहा, इस मामले का पता चलने के बाद जून ने अभी तक अपनी मां के बारे में कोई जानकारी नहीं मांगी। वह जवाब देने से पहले कोई और आया और उनकी बातचीत में बाधा डाली, इसलिए उन्हें कहीं और जाना पड़ा। यूनबो ने उससे पूछा कि जून कहाँ है और उसे अभी तक क्यों नहीं देखा। जैग्यू ने कहा कि कल लड़के ने कहा कि वह, जिससे जैग्यू और यूनबो ऐसी स्थिति में थे कि वे समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे समझाए। तभी सिजिन दौड़ती हुई आई और जैग्यू को सूचना दी। उसने कहा कि जून अकेले सोल गया है। यह सुनते ही जैग्यू को यकीन हो गया कि उसका भतीजा अपनी मां को खोजने गया है, इसलिए वह जल्दी निकल गया। इस समय जून अभी अपनी मां के घर पहुंचा था, डोरबेल बजाने के बारे में हिचकिचा रहा था। भागकर उसे गले लगाया और कहा कि वह बहुत खुश है कि जून उसे ढूंढने आया। फिर मां और बेटे ने एक कैफे में जाकर बात की। जून ने अपनी मां से पूछा कि वह इतनी अच्छी तरह क्यों रह रही है, लेकिन उसे अपने अंकल के साथ छोड़ गई। उसकी मां ने कहा कि उस समय वह बहुत छोटी थी, उसे नहीं पता था कि उसे कैसे पालना है, क्योंकि उस वक्त उसके पास दूध खरीदने तक के पैसे। बाद में जब वह उसे खोजने आई तो उसने सुना कि वह घर जो वह पहले रहता था जल गया है, इसलिए जैग्यू ने उसे दूर ले लिया। जून ने सोचा कि यह बस बहाना था, क्योंकि अगर वह सच में उसे ढूंढना चाहती तो एक फोन कॉल से उसे ढूंढ सकती थी, लेकिन चीजें उतनी सरल नहीं थी जितना वह सोचता था। उसका अंकल जैग्यू ने उसे मिलने से रोका। वह जानती थी कि बिना उसकी मां जून हमेशा महसूस करता था कि वह अपने दोस्तों से ईर्ष्या करता है, क्योंकि वह हमेशा चाहता था कि जब वह खराब अंक पाता तो उसकी मां उसे डांटती, वह चीज जिसे वह कभी नहीं पाया। उसने कई प्रमाण पत्र और पदक हासिल किए, लेकिन वह केवल एक खोल था जो उसकी असुरक्षा को छुपाता था। उसकी मां उसके पास नहीं थी। खाने के बाद जून ने अपनी मां से पूछा कि क्या वह, उसने सुना कि वह अपने अंकल से बात कर रही थी। पता चला कि उसने जो कुछ कहा था सब उसके अंकल जैग्यू के निर्देश पर था। उसे मजबूर किया गया था ताकि जैग्यू विरासत समझौते पर हस्ताक्षर करे। यह सुनकर जून ने महसूस किया कि उसे फिर से धोखा दिया गया है और निराश होकर चला गया। उसी समय सेजिन को जून का फोन आया कि वह उससे मिलना चाहता है, इसलिए सेजिन, लेकिन अभी जून को वास्तव में उसकी जरूरत थी, इसलिए वह चाहती थी कि यून उसे अभी सोल ले जाए। मजबूर होकर यून सहमति दे सकती थी। इस समय जैग्यू उदास होकर जून और यूनबो की यादें सोच रहा था। उसने उसे बताया कि जब उसने देखा कि लड़का मंच पर बैठा था, जब कोई प्रदर्शन में नहीं आया था, जब उसने उसे आते देखा, जून अपने दोस्तों के साथ गाने लगा। उस समय वह रो पड़ा। सुनकर यूनबो ने उसे सांत्वना दी कि जब जीवन जटिल हो जाता है तो उसे इसे सरलता से सोचना चाहिए। अचानक जैग्यू को यून का फोन आया। वह फोन काटने वाला था, लेकिन यून ने कहा कि वह अभी जून को लेने सोल जा रहा है, इसलिए जैग्यू को चिंता करने की जरूरत नहीं। पहुंचने पर सेजिन जून से बैठकर बात करने लगी। उसने कहा कि जब उसने जाना कि उसकी मां जीवित है, सेजिन ने जून को सांत्वना दी कि वह
कई लोगों द्वारा प्यार किया जाता है, इसलिए उसे अपनी माँ को केवल उन लोगों में से एक समझना चाहिए जिन्हें वह पसंद नहीं करता। लेकिन जून ने सोचा कि केवल एक ही व्यक्ति नहीं है जो उससे नफरत करता है। सेजिन ने पूछा कि क्या कोई और भी है जो उससे नफरत करता है, और जून ने उसकी ओर देखा। सेजिन ने कहा कि अगर वह जून को हराना चाहती थी, वह हमेशा खुद को जून के प्रति आकर्षित पाती थी और इससे वह पागल हो गई थी। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा पागल करती थी वह ये थी कि वह केवल 8 अरब लोगों में से एक थी जो जून को पसंद करती थी। सेजिन हिचकिचाई कि कुछ कहना चाहती थी। जब जून ने अचानक उससे कबूल किया, जून ने कहा कि वह उसे पसंद करता है। उसने सेजिन का धन्यवाद दिया, लेकिन जून को भूख लगी थी और वह चाहता था कि उसका अंकल उसके लिए कुछ पकाए। जून ने अंकल को आज अपनी माँ से मिलने के बारे में बताया। अंकल जैग्यू ने उससे माफी मांगी, क्योंकि अगर उसे पता होता कि अपनी माँ से मिलना उसे इतना खुश करेगा तो वह उसे पहले मिलने देता। जैग्यू ने जून को सलाह दी कि अब से वह अपनी माँ से अधिक मिलने जाए, लेकिन जून ने मना कर दिया। जैग्यू ने कहा कि जब तक जून चाहेगा वह उसे उसकी माँ के पास ले जाएगा, लेकिन जून ने कहा कि वह वहां केवल केक के लिए गया था, लेकिन अंकल के पकाए पोरीज की तुलना में अभी भी कम था। फिर जून ने अपने अंकल से कहा कि वह सेजिन आधिकारिक रूप से डेटिंग कर रहे हैं। यह सुनकर अंकल ने देखा कि उसका भतीजा ऐसा दिखता है लेकिन फिर भी एक गर्लफ्रेंड पा सकता है। जैसे ही वह कक्षा में आई, युनबो को इस पुरुष शिक्षक ने डांटा। उसने युनबो को फटकार लगाई कि उसे छात्रों के माता पिता से दूरी बनानी चाहिए। वह मानता था कि अगर ऐसा हुआ तो वह उस छात्र को पक्षपाती करेगी और नुकसान अन्य छात्रों को होगा, इसलिए वह सहमत नहीं था। शिक्षक एस ने यह सुनकर गुस्सा किया और बहस की कि वह खुद भी सेजिन के पिता के साथ व्यक्तिगत संबंध रखता, इसलिए उसे युनबो को मना करने का अधिकार नहीं है। उस पुरुष शिक्षक को डांटने के बाद शिक्षक एस ने युनबो को सलाह दी कि अगर वह किसी को पसंद करती है तो अवसर को पकड़ो, नहीं तो पछताएगी। युनबो ने शिक्षक एस का धन्यवाद किया और अपने मामले के लिए सभी अन्य शिक्षकों से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह खुद छात्रों के सामने कभी शर्मनाक काम नहीं करेगी या शिक्षक